बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कमर के दर्द के बारे में है, जिसको हम इंग्लिश में बैक पेन या बैक एक भी कहते हैं। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसी की वजह से लोग डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं और जिसकी वजह से एक तरह की वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये बात ध्यान में रखने की है कि अगर हम कुछ ऐसी मेजर्स लें, मतलब इस तरह की कुछ एहतियात करें, तो ये काफ़ी जो है ना कमर के दर्द की जो है ना शिकायत को हम कम कर सकते हैं। और कुछ इसमें होम ट्रीटमेंट्स और प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है ना कमर का दर्द जो है ना वो हील हो सकता है चंद हफ्ते में। मतलब प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यह कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी केसेस में इसमें जो है ना ऑपरेशन की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसकी मैं अलामात बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है दर्द होता है आपकी जो कमर के जो पट्टों में। फिर ये जो है ना ये काफ़ी शदीद भी हो सकता है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टैबिंग और शूटिंग पेन भी कहते हैं। और ये जो दर्द है आपका नीचे टांगों में भी जा सकता है, एक टांग में भी जा सकता है और दोनों टांगों में भी हो सकता है। और ये अक्सर जो है ना कमर का दर्द होता है जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, मतलब रुकू की हालत में, या कोई आप चीज़ वज़न उठाते हैं, या आप खड़े होते हैं या चल रहे होते हैं, उस पे ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और ये जो है ना ये कमर का दर्द जो है ना कुछ केसेस में आप थोड़ा आराम कर रहे हों, रिक्लाइन कर रहे हों, मतलब आराम से बैठे हों, उस तरह की एक तरह की जो है ना लेटे हुई पोजीशन वाली जो जो होती है रिक्लाइनिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है ना वो आपका आराम भी आ सकता है। अब इसमें जो आम किस्म का जो दर्द होता है कमर में, उसमें आप अगर जो है ना आप होम ट्रीटमेंट आप लें और सेल्फ केयर करें तो आपका ये चंद हफ्तों में बेहतर भी हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर वो बेहतर नहीं हो रहा तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ रेयर केसेस में जो है ना ये एक तरह की शदीद मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको जो है कमर के दर्द के साथ आपका जो है ना मसाने की भी प्रॉब्लम जो है हो जाए, या आपके जो है ना बड़ी आंत का प्रॉब्लम हो जाए, बाउल का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो एक तरह की जो है ना इमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है। या फिर आपका कमर के दर्द के साथ बुखार हो जाए ज़्यादा, ठीक है, या इन केस कि आपको जो है कमर में चोट लगी है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है, कहीं आप गिरे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आपको फ़ौरन एमरजेंसी में जाना चाहिए डॉक्टर के पास। फिर यह है कि अगर लेट्स से कि आपका जो कमर का दर्द है बहुत शदीद है, आप वो जब रेस्ट करते हैं तो इम्प्रूव नहीं होता, या आपके टांगों के जो है ना वो आप एक्सटेंड हो जाते हैं, मतलब नीचे चला जाता है टांगों में, ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर आपकी जो है घुटने से नीचे दर्द होना शुरू हो जाए, या अगर कमज़ोरी होना शुरू हो जाए, या एक हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नमनेस और या टिंगलिंग हो जाए, मतलब यह कि आपको ऐसे लगता है कि आपको सुइयां सी चुभ रही हों, या आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो है सेंसेशन ठीक नहीं है, या जैसे ऐसे टांग आपकी सोना शुरू हो गई है, ठीक है, कमर के दर्द के साथ, तो आप लाजमी डॉक्टर से चेक कराएं, ठीक है। या अगर मिसाल के तौर पे आपका वज़न कम हो रहा है और कमर का दर्द भी है, तो भी आपको जो है ना ये डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और अगर आप 50 साल या उसकी आप 50 साल की उम्र से आपकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर भी आपको फ़र्स्ट टाइम अगर लेट से कमर का दर्द स्टार्ट होता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। या फिर आपको कोई कैंसर की हिस्ट्री है, या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, वो हड्डियों की बीमारी होती है, या आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, या आपका जो है ना बहुत ज़्यादा कोई ड्रग यूज़ करते हैं, या अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो इन केसेस में भी आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसकी मैं आपको काजेज़ यानी कि ये किन वजहों से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इसमें एक चीज़ ख्याल रखने की है कि जो आपकी जो कमर का दर्द जो है ना वो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो तरह की तरीके से वो आपको दो तरीके से उसको बयान करते हैं। एक तो होता है एक्यूट हो गया और एक क्रॉनिक हो गया, ठीक है। एक्यूट ये होता है कि आपको एकदम से वो दर्द शुरू हो जाता है, और वो जो है ना अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता है तो वो आम तौर पे
आप या कहीं गिरे हैं या आपने कोई वेट ज़्यादा उठाया तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। अगर आपका कमर का दर्द जो है 3 महीने से ज़्यादा हो जाए तो वो जो है ना क्रॉनिक की कैटेगरी में आएगा, तो वो जो है ना, लेकिन ये वाला जो क्रॉनिक पेन है ये कम केसेस में होता है। आई मीन टू से कि जो ज़्यादा कमर के दर्द के केसेस वो एक्यूट केसेस, ये वाले एक्यूट केसेस होते हैं। और कई केसेस में ऐसे भी होता है कि कॉज भी नहीं पता चलती और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किस वजह से कमर का दर्द है। तो इसकी अभी मैं काजेज़ आपको या जो है ना कंडीशन बताता हूँ कि जिसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो है ना ये एक बहुत मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स बीमारी है। कई बार बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के कराने के बाद भी नहीं पता चलता। बहरहाल मैं अभी आपको इसकी चंद इम्पॉर्टेंट जो है ना कंडीशन बता देता हूँ जिसकी वजह से ये होता है। इसमें सबसे पहले तो आता है कि आपका जो मसल और या लिगामेंट जो आपकी कमर के लिगामेंट्स होते हैं वो जो है ना वो उनमें स्ट्रेन आ गया है, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई ज़्यादा चीज़ बार बार उठाते हैं, हैवी कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या एकदम से आपने कोई जो बॉडी ने आपकी मूवमेंट हुई है जो बड़ी ऑकवर्ड सी है, तो वो आपका जो है ना कमर के जो मसल्स और लिगामेंट पे ना स्ट्रेन दे सकती है, ठीक है। अगर आपकी जो फिज़िकल कंडीशन जो है ना पुअर है तो आपका जो कांस्टेंट अगर इस तरह का स्ट्रेन आता रहेगा तो जो है ना वो आपका एक तरह के मसल जो है ना स्पैम में चले जाएंगे और ये मसल में जो मतलब बैक के मसल है उनमें पेन होता रहेगा। फिर एक दूसरी बड़ी कॉमन कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि डिस्क आपकी प्रोलैप्स होती है। डिस्क जो होती है ना वो जो है दो मोरों जो आपकी जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उनमें जो मोरे होते हैं उनके दरमियान जो चीज़ होती है उसको डिस्क कहते हैं। वो एक तरह का कुशन का काम करती है मोरों के बीच में। तो वो अगर उसकी जो बल्जिंग हो जाए या रप्चर हो जाए तो वो जो आपकी जो स्पाइनल कार्ड उसके अंदर जा रहा होता है जो है मतलब मोरों के बीच में से, तो वो मोरों को जो कैनाल होती है उसके बीच में से स्पाइनल कार्ड जा रहा होता है। तो अगर लेट से कि आपकी डिस्क बल्ज हो जाए या रप्चर हो जाए तो वो आपकी जो वहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं उस पर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कमर का दर्द अक्सर केस में हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो डिस्क बल्ज होगी है लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कमर का दर्द भी साथ लाजमी हो। और कभी कभी तो हमारे पास वो पेशेंट आते हैं तो वो किसी और वजह से हमारे पास आते हैं, तो अगर उनका कमर का एक्सरे डॉक्टर रिकमेंड करे तो उस पर डिस्क प्रोलैप्स निकल आती है। वो मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी बोला है कभी कभी डिस्क प्रोलैप्स जो वैसे ही हो जाती है और कमर का दर्द नहीं होता। फिर तीसरी बड़ी वजह है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ख़ास तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना आमतौर पे ओल्ड एज के लोगों में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो कमर के जो है निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और कभी कभी जो है ना आपकी जो स्पाइन में आर्थराइटिस जो है ना वो आपकी जो स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना वो दर्द हो जाता है और इसको हम स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। फिर ये कि अगर आपकी कोई स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कुछ लोगों की कमर की हड्डी टेढ़ी होती है और एक साइड पे वो मतलब साइड पे वो मतलब वो टेढ़े से वो चलते हैं और वो जो है ना उनको उस प्रॉब्लम को जो है ना इस जो स्पाइन का जो एक साइड पे जो कर्व हो जाता है इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। इसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है, लेकिन ये आमतौर पे मिडिल एज के बाद स्टार्ट होता है। फिर एक और कंडीशन होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको हम और जो है वो ईज़िली उनको एक तरह का फ्रैक्चर आ सकता है जिनको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। अब इसके मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। वैसे तो ये कमर का दर्द है किसी भी मतलब उम्र के हिस्से में हो सकता है, इवन बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को भी हो सकता है। लेकिन यह कि ये जो अभी मैं रिस्क फैक्टर बताने लगा हूँ ये ज़्यादा एक तरह की इसमें कॉमन है, ठीक है। एक तो ये कि जो सबसे बड़ा पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज, ठीक है। जैसा जैसा इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो ये जो है ना कमर के दर्द की जो तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, ख़ास तौर पे जब 30-40 क्रॉस करता है, ठीक है। फिर यह है कि कुछ लोग बिल्कुल वो सुस्त होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका जो मसल जो है ना वो कमज़ोर होते हैं और जो है मतलब जो है ना उनके जो बैक की और अब्डामन के मसल कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो उस वजह से जो है ना कमर का दर्द हो जाता है। या फिर कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हैं उसी की वजह से भी मसल में खिंचाव पैदा होता है, तो उस वजह से दर्द हो सकता है, ठीक है।
फिर जैसे मैंने पहले बोला आर्थराइटिस जो है ना, अगर प्रॉब्लम हो या कुछ कैंसर, कुछ किस्म के कैंसर होते हैं जिसकी वजह से जो है ना कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है। या जो है जो लोग वज़न, वेट लिफ्टिंग का, वज़न उठाने का, या उनका कोई काम ऐसा है, शोबा ऐसा है कि वज़न उठाने का काम है और वो झुक के वज़न उठाते हैं, मतलब बजाय के जो मैंने एक, अगर आपने कोई पहले एक वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि अगर वेट आप उन्हें उठाना है नीचे से, तो आप अपने घुटनों के जो है ना घुटनों को नीचे करके वो उठाएं, बजाय कि आप एक तरह के आगे कमर को झुकाने के। तो वो सही तरीका होता है जो है ना वेट लिफ्टिंग का। तो कोई, लेकिन यह है कि कुछ लोग वो इसी तरह ही कमर का ही जो कई वेट उठाते हैं, तो वो जो है ना उनको प्रॉब्लम हो सकती है कमर के दर्द की। फिर यह है कि एक और रिस्क फैक्टर है इसमें, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन आती हैं। अभी जैसे कुछ लोग जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं उनको भी बैक पेन का ज़्यादा ख़तरा होता है। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक क्लास फेलो को वो हो गया था जब मैं कॉलेज में अपना MBBS कर रहा था। तो वो जो है ना उसकी बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर, वो सारा न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन के पास ले गए, सारा टेस्ट वगैरह का लिए, कुछ भी ना निकला। तो फिर आखिर में उसको ना डॉक्टर्स ने जो है ना वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। तो फिर वो उसको साइकोलॉजिकल बैक पेन डायग्नोज हुआ। तो फिर वो उसने जब मेडिसिन दी डॉक्टर साहब ने, तो फिर वो ठीक हो गया। फिर एक बहुत बड़ा एक और रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। उसमें ये होता है स्मोकिंग में ना आपकी जो है ना वो आपका जो ब्लड फ्लो है ना, जो नीचे जो स्पाइन है लोअर, उसकी जो है ना वो रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से जो ना आपका जो डिस्क होती हैं, जो मैंने बताया जो कुशन होती हैं मोरों के दरमियान, उनको एनफ वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो इस वजह से ना वो कमर का दर्द हो जाता है। फिर यह कि स्मोकिंग अगर जो बंदा करता है उससे हीलिंग भी स्लो होती है। तो ये एक और एडिशनल रिस्क फैक्टर है। अब इसके मैं कुछ प्रिवेंटिव में ये बता देता हूँ, जो आप अगर इख्तियार करें तो ये आप कमर के दर्द को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें यह ना कि आपकी एक तरह की जो ना आपने अपने प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स से जो है ना मेंटेन रखने होते हैं, और अपनी फ़िज़िकल कंडीशन आपने इम्प्रूव करनी होती है। उसमें सबसे जो पहले बात आती है, अगर आप अपने आप को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं, कि एक तो एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज में ये होता है कि जो आप उनको हम कहते हैं लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें ये होता है कि आपको वो ऐसी एक्सरसाइज जिस पे ना आपको जो कमर के जो ज़्यादा वो बोझ ना पड़े, ठीक है। तो वो आपकी जो है ना कमर के जो पट्टे होते हैं उनकी जो है ना स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आपके जो पट्टे अच्छे फंक्शन कर सकते हैं। उसमें ये एक्सरसाइजेज हम रिकमेंड करते हैं कि जो बंदा वॉक करता है या स्विमिंग करता है तो वो एक अच्छी चॉइसेस हैं। फिर ये कि आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर हैं कि आप अपनी कमर के पट्टों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें मतलब मेरा कहना है कि अगर आपके अपना मसल जो आपकी स्ट्रेंथ है जो कमर की और एब्डोमिनल की, जो अपना पोस्चर आप सही रखें सीधा इस तरह, ठीक है, जो आपके एक तरह के पूरे बॉडी को कोर को स्ट्रेंथन करता है, तो वो आपकी जो है ना ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, तो वो आप जो है ना करके वो आप इस तरह की कमर के दर्द की तकलीफ़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी अगर सही आपकी जो बॉडी आपकी हिप्स फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और जो आपकी अपर लेग्स हैं वो पेल्विक बोन्स के साथ सही अलाइन करती हैं, तो फिर जो ना आपकी जो ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। कमर को अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए या पेट के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज की वीडियोस भी मौजूद हैं, ठीक है, और वैसे भी आप डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, मतलब उस तरह की वेट लिफ्टिंग कि आपको झुक के उठाना पड़े, तो मतलब जो आपकी पोस्चर को सही तरह मेंटेन करे, जैसे स्विमिंग है, वॉकिंग का मैंने बता दिया, तो वो ये जो है ना ये अच्छी एक्सरसाइज है कमर को आपकी स्ट्रेंथ देने के लिए। फिर ये है कि अगर जो लोग ओवर वेट होते हैं, जो मतलब ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनको कमर के दर्द की ज़्यादा शिकायत हो सकती है। तो इस वजह से अगर आप अपना वेट मेंटेन करें तो इन चीज़ों से आप जो है ना कमर के दर्द की तकलीफ़ों से आप बच सकते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि स्मोकर्स को ये तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, तो आप अगर स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके लिए मतलब है, और इस मतलब आपकी कमर की दर्द की तकलीफ़ और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक स्मोकिंग छोड़ने पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो अभी आप ज़रूर देखिएगा।
फिर ये कि जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी बॉडी पोस्चर सही मेंटेन रखें, आप जो है ना वो, तो आपकी मतलब आपकी कमर पे कम स्ट्रेन पड़ेगा, तो इससे आप इन तकलीफ़ों से बच सकेंगे। उसमें यह कि पहले तो ये ना कि आपने जो आपको लेट से कि आपकी खड़ा रहने वाला ज़्यादा कोई काम है, ठीक है, तो उसमें आपने बस स्मार्ट तरीके से खड़ा होना है, स्लाउचिंग नहीं करनी। स्लाउचिंग ये होती है कि आपकी जो है बिल्कुल ढीला और एक तरफ बॉडी आपकी एक साइड पे जा रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। अपना न्यूट्रल जो है ना आपने पेल्विक पोजीशन पे आपने खड़े रहना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा देर खड़े रहने वाला काम है, लेट से आप सेल्स का काम करते हैं या कोई आप लेट से उसकी सिक्योरिटी का काम है, उस तरह की जो है ना ज़्यादा खड़े, तो आप अपना जो है ना एक जो पाँव ना वो एक लो फुट स्टूल में भी कुछ देर रखें, ताकि आपका जो है ना लोअर बैक पे ज़्यादा लोड ना पड़े। इस तरह फिर आप तो कुछ देर बाद फिर दूसरे पाँव से ऑल्टरनेट कर लें। तो मतलब यह है कि मेरा कहना है कि अगर आपका जो अगर पोस्चर अच्छा रहेगा तो आपकी जो बैक मसल पे स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपकी इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। फिर ये कि अगर आपका ऑफिस में ज़्यादा बैठने वाला काम है, तो फिर आप जो ना अपनी जो सीट होती है उसको सही अच्छे उसमें आप अपना पोस्चर बना के रखें, ठीक है, ताकि आपकी जो लोअर बैक की सपोर्ट रहे। अगर आप जो ना आपने कोई अगर थोड़ी सी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, तो अगर आप कमर के जो निचले वाले हिस्से में पीछे कोई पिल्लो या रोल्ड कोई टावर रख लें, तो वो आपकी जो है एक तरह का नॉर्मल कर्व मेंटेन रखेगी। और जो है आप अपना जो है नीज और हिप का लेवल सही रखें, ठीक है, और अपनी पोजीशन जो है ना चेंज करते रहें। मतलब आप एक जगह एक ही उसमें ज़्यादा देर ना बैठें और हर आधे घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करें। मतलब आपकी जो सिटिंग पोस्चर जो है ना वो सही होना चाहिए, और आधे घंटे बाद पोजीशन चेंज करें, तो फिर आप कम से कम कमर को ना आप तकलीफ़ पहुँचाएँगे। मतलब ज़्यादा जितना कम से कम स्ट्रेन होगा कमर को, इतना ही आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। फिर ये कि जो लेट से अगर आपका कोई वेट उठाने वाला काम है, तो जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बोला और अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें आप उसको कहते हैं लिफ्ट स्मार्टली। मतलब ये कि आप जो ना कोई नीचे से चीज़ उठानी है, तो आप नीचे अपनी टांगों को बेंड करें, बजाय कि आप कमर को बेंड करने के। तो उससे ये ना कि आपको कमर पे जो है ना वो बोझ नहीं पड़ेगा, तो आप जो है ना ये इस तरह की तकलीफ़ों से बच सकेंगे। अब मैं इसका डायग्नोसिस की तरफ आता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम फिर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि बैक को, ठीक है, और आपकी जो बैठने की, खड़े होने की, ठीक है, या वॉक करने की या अपनी टांगें उठाने की जो है ना हम एक तरह की एबिलिटी चेक करते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही। उसमें कुछ ऐसे साइंस होते हैं जैसे स्ट्रेट लेग रेजिंग साइंस होते हैं, पर उसको छोड़ें, वो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। फिर यह कि हम अक्सर पेशेंट से पूछते हैं कि आप अपने पेन को 0 से 10 तक रेट करें। मतलब 10 का मतलब बहुत शदीद, और मतलब इसी से जिस तरह अगर ज़्यादा शदीद नहीं है तो लेट से दरमियाने दर्जे का दर्द है, तो आप 4 या 5 नंबर बता सकते हैं, ठीक है। फिर यह है कि हम ये पूछते हैं कि आप अपनी कमर के दर्द के साथ अपना काम जो आपका भी जॉब वगैरह है वो आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मतलब ये सारी चीज़ें पूछ के हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके, तो फिर हम असेसमेंट करते हैं कि कोई कमर के आपकी जो दर्द की कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, या बस मस्कुलर या लिगामेंट का स्ट्रेन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कि टेस्ट वगैरह हम कौन से कराते हैं। इसमें यह नहीं कि अक्सर आपने नोट किया होगा, अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं इस तकलीफ़ की वजह से, तो अक्सर एक्सरे वगैरह भी डॉक्टर करवा लेते हैं, ठीक है, आपकी कमर के, ठीक है। उसमें यह कि आपकी जो बोन की अलाइनमेंट चेक करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कोई आर्थराइटिस या आपकी कोई हड्डी वगैरह टूटी, कमर की हड्डी टूटी वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। तो फिर यह कि उसमें, लेकिन यह कि इसमें यह भी होता है कि अगर आपकी कोई स्पाइनल कार्ड, मसल या नर्व या डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आमतौर पे एक्सरे पे वो नहीं पता चल सकती। थोड़ा बहुत डिस्क का वो होता है आइडिया, लेकिन यह कि उसकी मैं आगे इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा कि क्या अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। जो कमर की जो सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है उसमें MRI आ जाती है, और CT स्कैन भी एडवाइस कर देते हैं कुछ डॉक्टर्स, ठीक है। उसमें यह है कि उनके जो MRI की जो इमेजेस है ना, उसमें आपकी जो अगर डिस्क वो बल्ज कर रही हैं या हर्निएट कर गई हैं, ठीक है, या कि बोन के साथ, मसल के साथ, या टिश्यू या टेंडन्स,
नर्व्स, लिगामेंट या ब्लड वेसल के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो ये इनमें इजीली MRI या CT स्कैन में ये डिटेक्ट हो जाती हैं। फिर कुछ केसेस में हमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ते हैं, जैसे लेट्स से हमें कोई इन्फेक्शन का सस्पिशन हो, ठीक है, या कोई और कंडीशन हो जिसकी वजह से हम मतलब डायग्नोज करें कि कमर का दर्द किसी मसल के टेंशन की वजह से नहीं है, तो हम ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। फिर कुछ रेयर केसेस में हमें बोन स्कैन भी एडवाइस करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई आपको बोन ट्यूमर तो नहीं होगा, या कोई आपके जो जैसे मैंने बोला है कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो कंडीशन होती है जिसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर आते हैं, वो बिल्कुल हल्के से वो उनकी अपीयरेंस आती है, तो वो कभी कभी हम बोन स्कैन भी हम एडवाइस कर देते हैं। फिर एक और टेस्ट भी आता है जिसको हम EMG या इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो है ना वो एक तरह की मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, जो आपकी नर्व्स प्रोड्यूस करती हैं और उसका फिर रिस्पांस जो आगे मसल देते हैं वो उसको ये टेस्ट करती है EMG, ठीक है। ये टेस्ट कंफर्म करता है कि अगर आपकी जो नर्व कोई कंप्रेस हो रही है, मतलब हर्निएटेड डिस्क या आपकी स्पाइनल कार्ड नैरो हो गया, यानी मैंने जैसे बोला है स्पाइनल स्टीनोसिस कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है, तो वो उसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम हो सकती है कमर के दर्द की, तो फिर ये EMG में जो है ना ये पता चल जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। आम तौर पे जो एक्यूट बैक पेन है जो है होता है, ठीक है, वो चंद हफ्तों की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन भी मिलती हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह कि हर बंदे का केस डिफरेंट है, कुछ लोगों को ये ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। और एक बैक पेन जैसे मैंने बोला है कि बड़ी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, ठीक है, तो ये जो है ना हर पेशेंट के हिसाब से अपनी अपनी वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और लेकिन इसमें यह ख्याल रखने की बात है कि हम आमतौर पे बेड रेस्ट जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते, मतलब हम ये कहते हैं कि आप वो एक्टिविटीज़ जारी रखो, या एक्सरसाइज जो लाइट एक्टिविटी जैसे वॉकिंग है और डेली लिविंग की एक्टिविटी है वो जारी रखो, ताकि आप मतलब जितनी हद तक टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी आपको दर्द ज़्यादा बढ़ा सकती है तो वो आप जो है ना उसको उससे परहेज करें। लेकिन आप ये डर के मारे आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बंद ना करें कि आपको पेन हो जाएगा। मतलब लेट्स से कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, तो फिर वो आप उसको रोक सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, तो आप जो है ना उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन यह कि अगर आप ये चीज़ें सारी करने से, होम ट्रीटमेंट करने से नहीं आराम आ रहा, तो फिर आपको डॉक्टर से स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। अब मेडिसिन के मैं कुछ नाम बताता हूँ। जैसे बड़ी कॉमन ड्रग आती है ब्रोफिन वगैरह, जो है ना नेप्रोक्सन सोडियम आती है, ठीक है, ये आप इस यूज़ कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर भी मिल जाती है, लेकिन ये आप बेहतर है डॉक्टर से पूछ के इनकी डोजेस मतलब फिर इस्तेमाल करें। और ओवर यूज़ अगर आप करेंगे तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि अगर इन चीज़ों से ये जो नॉर्मल ये जो पेन किलर्स हैं ब्रोफिन वगैरह से आराम नहीं आता, तो फिर आपको डॉक्टर से भी स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन ले सकता है। फिर इसके साथ साथ कभी कभी हम पेशेंट्स को मसल रिलैक्सेंट भी रिकमेंड कर देते हैं। अगर आपका जो है माइल्ड या मॉडरेट बैक पेन है, OTC जो ओवर द काउंटर मेडिसिन से नहीं आराम आ रहा, ठीक है, लेकिन मसल रिलैक्सेंट के साथ आपको थोड़ी बहुत डिजीनेस या स्लीपी फीलिंग हो सकती है। फिर इसमें कुछ टॉपिकल पेन रिलीवर भी आते हैं, जो क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट्स होती हैं, जो आप उसकी स्किन पे रब करें तो उससे जो है ना वो कमर का दर्द आपका ठीक हो सकता है। कुछ केसेस में जो है ना अगर मतलब सीवियर पेन है तो हम लोग नारकोटिक्स ओपियोइड वगैरह ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इनके कोई ख़ास इतने फ़ायदा नहीं है, तो ये हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पे हम 1 हफ्ते या उससे कम की ये मेडिसिन आपको देते हैं। फिर इसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स का भी रोल है। जैसे एक ड्रग आती है एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, वो कुछ क्रॉनिक बैक पेन के केसेस में इफ़ेक्टिव साबित हुई है, ठीक है,
उसका मतलब डिप्रेशन, वैसे तो डिप्रेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन यह कि कुछ क्रॉनिक बैक पेन के केसेस में भी ये मुफीद असर रखती है। फिर कुछ केसेस में जो ना हम इंजेक्शन कोर्टिज़ोन का भी रिकमेंड करते हैं, जो हम जो ना उसमें आपकी सीधा उसमें ना स्पाइनल कार्ड के जो स्पेस होती है एपिड्यूरल में वो लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो आपकी जो नर्व रूट्स की जो एक तरह की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसको इंजेक्शन उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन ये कि इसकी वजह से जो पेन रिलीफ है कोर्टिज़ोन के इंजेक्शन से, वो जो है ना ज़्यादा मतलब अरसे तक, मतलब चंद महीनों तक जो है ना बंदा इससे ठीक रह सकता है। और अभी ये है कि ये मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ये आप ख़ुद से ना ट्राई करें, ये बेहतर है सारी चीज़ें डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। आम तौर पे जैसे मैंने बताया ना कि एक्यूट बैक पेन जो अचानक जो शुरू होता है ना, वो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन या आप लेट से कोई हीटिंग वगैरह करें, जो वो हीट का मसाज वो जैसे आते हैं चीज़ें, ठीक है, उससे आराम आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें यह कि कुछ फिज़िकल थेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और जैसे जो लोग फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास कभी कभी हम भेज देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो उसमें वो इसी तरह जैसे मैंने एक ये हीट का बताया या अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ठीक है, वो जो है ना वो करते हैं, ठीक है, जिससे वो पेन आपकी जो ना वो रिड्यूस हो सकता है। फिर ये कि आपको जो फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको कुछ कमर की एक्सरसाइजेज भी बताते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला। तो उससे आप अपना अगर पोस्चर मेंटेन रखें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ वो करें, ठीक है, तो वो जो ना ये चीज़ें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर इसमें एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास वो आती है कि सर्जरी, लेकिन मैं पर्सनली सर्जरी का रिकमेंड नहीं करूँगा। वो इस वजह से कि उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये बैक पेन की जो प्रॉब्लम है ये कई सालों तक जो है ना मेरे वालिद साहब को भी रही है। उनको जो ना हमने न्यूरो सर्जन को दिखाया, न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, मेडिकल स्पेशलिस्ट वाला वो ट्रीट करते रहे। तो इस जो ना कुछ लोग ऑपरेशन का भी सजेस्ट करते थे, लेकिन जो है जब हम 3-4 कंसल्टेंट के पास गए तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये बताया कि जो आपका बेटा आपको जो मेडिसिन दे रहा है, जो मतलब ओरल खाने के लिए, आप वही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि सर्जरी के भी रिस्क है। बहरहाल ये है कि मतलब बहुत रेयर केसेस में हम वो कुछ सर्जरी का रिकमेंड करते हैं। जैसे आपकी लेट से मैंने बताया ना, जैसे अगर स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया, अगर आपकी जो स्पाइनल जो है कैनाल है वो उसको रिड्यूस होगी, या फिर हर्निएट बहुत ज़्यादा हर्निएट कर रही है, जो मतलब अदर थेरेपी से वो जो मैंने बताई है, जैसे पेन किलर से, आपकी जो मतलब जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से, ठीक है, अगर वो ठीक ना हो तब जो है ना जाके मतलब एक बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का, और वो भी बहुत कम केसेस में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें कि सर्जरी कोई इतना अच्छा इसका कमर के दर्द का कोई हल नहीं है। हाँ, ये कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जैसे स्पाइनल स्टीनोसिस वगैरह है तो वो उसके लिए हम एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन ये कि ये कमर का दर्द मैंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इस पे तो कई वीडियोस बन सकती हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि मुख्तसरन जो है ना आपको तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।